इस वीडियो में मैं तुम्हें कॉटलिन प्रोग्रामिंग भाषा की मूल बातें सिखाऊंगा। कोटलिन एक सामान्य उद्देशीय स्थिर टाइप वाली भाषा है जो पिछले कुछ सालों में बहुत प्रसिद्ध हो गई है। कोटलिन को आपके यानी ग्राहक के उपकरण और सर्वर दोनों पर चलाया जा सकता है। मतलब कि कोड को या तो आपके डिवाइस पर चलाया जा सकता है जो कोई ग्राहक होता है, या फिर कुछ बादल में कंप्यूटर पर जिसे हम सर्वर कहते हैं, जो ग्राहक के अनुरोधों का जवाब देता है। अब कोटलिन का उपयोग एंड्रॉयड विकास के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है ताकि 2.5 अरब उपकरणों पर चलने वाले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप्स लिखे जा सकें। कोटलिन की लोकप्रियता में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि यह आने वाले सालों में और अधिक लोकप्रिय होगा। कोटलिन एक प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है जिसकी मदद से हम दोनों कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी 0 और 1 को समझते हैं। तो सालों के दौरान हमने कंप्यूटर को हमारी इच्छानुसार काम करने के लिए कई अलग अलग तरीके बनाए हैं। इन सभी तरीकों को प्रोग्रामिंग भाषा कहा जाता है और शायद आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा, जैसे कि सी या जावा या जावास्क्रिप्ट। क्योंकि कॉटलिन का निर्माण बहुत हाल ही में हुआ है, इसने पहली भाषाओं से सबक लिए हैं ताकि यह कुछ बना सके जो सक्षम हो और इस्तेमाल करना आसान हो। जावा और कोटलिन के बीच एक विशेष रिश्ता है क्योंकि वे एक दूसरे के साथ संगत हैं। अगर जावा को आज डिजाइन किया जाता तो वह कॉटलिन की तरह दिखता। कोटलिन कोड लिखने के लिए मैं एक कार्यक्रम चलाऊंगा जिसका नाम इंटेलीजे है, जिसे आप इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने कोटलिन मिनट्स नामक एक खाली फाइल बनाई। कोटलिन फाइलों का एक्सटेंशन .kt होता है और हम जो कोड लिखते हैं वह इस खास फंक्शन, जिसे मैन कहते हैं, के अंदर होगा। हम बाद में फंक्शंस के बारे में और बात करेंगे। एक शास्त्रीय तरीके से हमारा पहला काम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होगा, तो हम इसे प्रिंटलन नामक कार्य का उपयोग करेंगे और दोहरी उद्धरण चिन्हों में हेलो वर्ल्ड टाइप करेंगे। अब हम इस हरे तीर पर क्लिक करके हमारा कोड चलाएंगे जो हमारे कोड को संकलित और चलाएगा। कंपाइल करना मतलब होता है जो चिन्ह और शब्द आप लिखते हैं उसे परिवर्तित करना ताकि कंप्यूटर उसे चला सके। जैसा कि हमने सोचा था, आप इस चलाने वाले उपकरण की खिड़की में जो खुल जाती है आउटपुट देख सकते हैं जहां हेलो वर्ल्ड लिखा होता है। चलो कोटलिन की सैर वेरिएबल्स से शुरू करते हैं। एक वेरिएबल वो डाटा होता है जिसका अपना नाम और प्रकार होता है। उदाहरण के लिए स्ट्रिंग्स यानी कि अक्षरों की एक क्रम होती है, इसलिए मेरा पहला नाम स्ट्रिंग टाइप के रूप में स्टोर होगा। हम वेरिएबल को घोषित करने का तरीका एक विशेष कीवर्ड वॉल के साथ होगा। आप जान सकते हैं कि यह एक कीवर्ड है क्योंकि यह संपादक में अलग रंग में बदल जाएगा। कोटलिन में हर वेरिएबल के पास एक प्रकार होना चाहिए, इसी वजह से हम कहते हैं कि कोटलिन स्थिर प्रकार वाली है। तो इस उदाहरण में वेरिएबल का नाम पहला नाम है और प्रकार स्ट्रिंग है। क्योंकि हम तुरंत वेरिएबल की वैल्यू को ड्रॉ होल के बराबर सेट कर रहे हैं, इसलिए हमें वास्तव में यह नहीं बताने की जरूरत है कि यह स्ट्रिंग प्रकार का है। यह कोटलिन की एक अच्छी सुविधा है जिसे प्रकार अनुमान कहा जाता है, जहां अगर प्रकार स्पष्ट हो तो हमें इसे स्पष्ट रूप से दर्शाने की जरूरत नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक वेरिएबल सिर्फ पढ़ा जा सकता है या इसे पढ़ा और लिखा भी जा सकता है। अगर एक चर का मान उसे तय करने के बाद बदल सकता है तो हमें उसे इस वार शब्द के साथ घोषित करना होगा। चुनाचुने उत्सवों में मेरा वजन बढ़ जाता है क्योंकि मैं बहुत सारे कुकीज खाता हूं, इसलिए हम इसके लिए वार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरा पहला नाम कभी नहीं बदलेगा, तो वह एक वैल होगा। हमने अभी अभी देखा कि स्ट्रिंग और इंटेजर के अलावा कोटलिन में कुछ और भी बिल्ट इन टाइप्स हैं। उदाहरण के लिए डबल दशमलव के लिए होता है, जैसे कि 2.5, और बूलियन के वैल्यू सिर्फ 2 होते हैं, या तो सच या झूठ। जैसे जैसे आप और ज्यादा कोड लिखते हैं, कभी कभी यह मददगार होता है कि आप खुद को एक नोट छोड़ दें कि आपने कोड को एक निश्चित तरीके से क्यों लिखा। इन्हें कमेंट्स कहते हैं और आप डबल स्लैश का उपयोग करके एक कमेंट छोड़ सकते हैं। कंप्यूटर टिप्पणी वाली लाइनों को नजरअंदाज कर देता है। अब हमने वेरिएबल्स के बारे में बात की है, आइए उन ऑपरेटर्स की ओर देखें जो हमें इन वेरिएबल्स को बदलने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हम प्लस साइन की सहायता से दो स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक बड़ी स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसे हम कनकटनेशन कहते हैं। यहाँ हम कॉम्बाइंड नामक वेरिएबल में s1 और s2 का मूल्य प्रिंट कर रहे हैं, तो जब हम प्रोग्राम चलाते हैं हमें कॉल मी मे बी का परिणाम मिलता है जो कॉल मी और मे बी का जोड़ है। ये दो इनपुट लेने के कारण दोहरी ऑपरेटर का एक उदाहरण है। जैसा कि आप सोच रहे होंगे, संख्याओं के लिए कई अलग अलग दोहरी ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ दो पूर्णांक 9 और 4 हैं, हम इन्हें मिला सकते हैं और 13 प्राप्त कर सकते हैं। हम उन्हें घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं, या फिर इस प्रतिशत चिन्ह के साथ भाग देने के बाद शेष फल भी ढूंढ सकते हैं। इस मामले में वह 1 होगा। चलो स्ट्रिंग्स के बारे में और थोड़ा बात करते हैं।
स्ट्रिंग्स अक्षरों की एक क्रम होती है और आप उनके साथ कई उपयोगी काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इस तरह से स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग के द्वारा श्रृंखला में एक कैरेक्टर को प्राप्त करना। कोटलिन में, जैसे अधिकांश अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं में होता है, हम गिनती 0 से शुरू करते हैं। इसलिए पहला अक्षर K स्थिति 0 पर होगा और दूसरा अक्षर O स्थिति 1 पर होगा। आउटपुट में हम कोटलिन के पहले 2 अक्षर देख सकते हैं। हम isEmpty नामक फंक्शन का उपयोग करके भी जांच सकते हैं कि क्या किसी स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है। ये फंक्शन सच या झूठ का जवाब देती है, या फिर हम .length नामक गुण का उपयोग करके किसी स्ट्रिंग की लंबाई का पता लगा सकते हैं, जो एक संख्या होती है। अगर हम इसे चलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि मेरी स्ट्रिंग कोटलिन खाली नहीं है, क्योंकि इसमें अक्षर हैं और यहाँ 6 अक्षर हैं, इसलिए इसकी लंबाई 6 है। एक और तरीका है सबस्ट्रिंग, जिससे हम बताए गए स्टार्ट और एंड इंडेक्स के बीच की स्ट्रिंग का एक हिस्सा निकाल सकते हैं। तो to और chor के पैरामीटर्स के साथ सब स्ट्रिंग का ऑन आउटपुट TL होगा, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे T से, जो इंडेक्स 2 है, फिर इंडेक्स 3 अर्थात L को शामिल करेंगे और फिर हम इंडेक्स chor अर्थात I तक जाएंगे, लेकिन उसे शामिल नहीं करेंगे। जब आप अधिक कोटलिन लिखना शुरू करें तो एक काम का टिप है कि अपने वेरिएबल का नाम लिखने के बाद डॉट या पीरियड दबाकर आपके लिए उपलब्ध अन्य विधियों का पता लगाएं। आपको एक ऑटो कंप्लीट डायलॉग मिलेगा जो आपको दिखाएगा कि आप इस वेरिएबल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। शायद पीरियड ही कोटलिन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि इसकी मदद से हम भाषा के निर्मित कार्यक्षमता का उपयोग कर सकते हैं। एक बात जो ध्यान देनी चाहिए वो यह है कि जो विकल्प और तरीके आपको मिलेंगे वो वेरिएबल के प्रकार पर आधारित होंगे। उदाहरण के लिए, यहाँ जो विकल्प इंटीजर के साथ होंगे वे स्ट्रिंग के साथ जो हमारे पास थे उससे अलग होंगे। स्ट्रिंग्स विषय पर आखिरी बिंदु। हम अक्सर एक स्ट्रिंग के अंदर एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे। इसके लिए हम $साइन का उपयोग करके स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करेंगे। $साइन का मतलब है कि हम इस स्थान पर वेरिएबल को उसकी स्ट्रिंग में मौजूद सामग्री से बदल देंगे। अगर हम इसे चलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट में स्ट्रिंग कोटलिन है, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू कोटलिन है। हम किसी भी प्रकार के वेरिएबल के लिए इंटरपोलेशन का उपयोग कर सकते हैं। चलो अब हम कंडीशनल्स पे चलें, जो कि एक हालत पर निर्भर करके कुछ कोड को चलाने का तरीका है। इफ स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल का एक उदाहरण है, जो यह देखेगा कि क्या कोई बात सही है या गलत, और केवल तभी कुछ कोड चलाएगा जब वह सही हो। उदाहरण के लिए, अगर यह परीक्षा स्कोर वेरिएबल 70 से अधिक है तो हम एक संदेश प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि 88 का मान 70 से बड़ा है, जब हम कोड चलाते हैं तो हम देखते हैं कि आप उत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि हम IF ब्लॉक के अंदर कोड चला रहे हैं। यहाँ हम जो बयान मूल्यांकन कर रहे हैं वह सच या झूठ की वापसी मूल्य के साथ कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, हम परीक्षा के अंक 70 से अधिक, 70 के बराबर या अधिक, कम, कम या बराबर, बराबर या बराबर नहीं कर सकते हैं। मैं इसे फिर से बदलकर परीक्षा के अंक 70 से अधिक कर दूंगा, लेकिन अगर वह स्थिति असफल होती है तो हमें कुछ और करना हो तो इसके लिए हम एक एल्स खंड का उपयोग करेंगे, और यदि स्थिति असफल होती है तो इसके अंदर का कोड चलेगा। इस मामले में यह मतलब होता है कि परीक्षा के अंक 70 से कम हैं, तो हम घोषणा कर देंगे कि आप असफल हुए, और अब हम परीक्षा के अंक को 55 में बदल देंगे, जो एल्स खंड को चलाने के लिए प्रेरित करेगा। और इस प्रकार आप आउटपुट में देख सकते हैं कि आपका संदेश असफल हो गया है। हम अक्सर एक साथ कई वेरिएबल्स को रखना चाहते हैं, बजाय उन्हें एक एक करके परिभाषित करने के। इसके लिए हम संग्रहण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने हर दोस्त के नाम के लिए यहाँ अलग अलग वेरिएबल रखने की बजाय हम एक वेरिएबल रख सकते हैं जो मेरे सभी दोस्तों के नामों की एक सूची होगी। तो अब अगर मुझे इस सूची में तीसरा तत्व प्रिंट करना होता, हम अपनी नामों की सूची में अनुक्रम 2 को देखकर ऐसा कर सकते थे। याद रखें कि कोटलिन में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, इसलिए एली 0 नंबर पर, माया 1 नंबर पर और चेन 2 नंबर पर है। जब हम इसे चलाते हैं तो सच में हमें आउटपुट में चेन दिखता है। सामान्यतया कोटलिन में संग्रह अचल होते हैं। इसका मतलब है कि हम सूची से तत्वों को जोड़ या हटा नहीं सकते। अगर हमें सामग्री में बदलाव करना है तो हमें सूची को परिवर्तनशील सूची के रूप में घोषित करना होगा। घोषणा बदलकर हम अब चौथा तत्व जोड़ सकते हैं। संग्रह में सभी तत्वों का प्रकार एक समान होना चाहिए, तो इस उदाहरण में सब कुछ स्ट्रिंग प्रकार का है, और हम वास्तव में इसे स्पष्ट बना सकते हैं घोषणा में यह स्ट्रिंग प्रकार के पैरामीटर को जोड़कर। अगर हम लिस्ट में कुछ और जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें संकलन त्रुटि मिलेगी। उदाहरण के लिए, यहाँ हम 80, जो एक पूर्णांक है, को सूची में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर मैं इस पर माउस का कर्सर ले जाता हूं तो यह कहता है पूर्णांक वाले प्रतीक मूल का उपयोग करना स्ट्रिंग के अपेक्षित प्रकार के अनुरूप नहीं है।
संग्रह में हर तत्व पर कुछ ना कुछ करना बहुत साधारण बात है। उसे करने का सबसे आम तरीका एक फॉर लूप से होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें अपने दोस्तों के नामों की सूची में से हर नाम प्रिंट करना होता तो हम फॉर लूप को इस तरह लिखते, फॉर नेम इन नेम्स println नेम। अगर हम इसे चलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि आउटपुट में सूची के 3 नाम हैं। मेरे ख्याल से फॉर लूप के हर चक्र में वेरिएबल नाम की जगह सूची का हर एक तत्व आ जाएगा और यह क्रम में चलेगा। तो पहले अली होगा, फिर माया और फिर चेन। फॉर लूप का दूसरा आम उपयोग किसी चीज को कुछ निश्चित संख्या में करने के लिए होता है। हम फॉर आई इन 1 5 का उपयोग करके किसी चीज को सटीक 5 बार कर सकते हैं। तो अगर आप इसे चलाते हैं, हम देख सकते हैं कि जो काम हम 5 बार कर रहे हैं वह है println, और हम हर बार आई को प्रिंट कर रहे हैं, जहां आई एक एक करके 1 से 5 तक के सभी मानों को लेगा, उसके पहले कि यह फॉर लूप से बाहर निकले। अगर हमें आखिरी संख्या को शामिल नहीं करना है तो हम फॉर आई इन 1 5 कर सकते हैं, और यह केवल 1 से 4 तक की संख्याओं को प्रिंट करेगा। अगले हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस हमारे कोड के हिस्सों को जोड़ने का तरीका है ताकि हम उन्हें हमारे प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल कर सकें। इससे हमारा कोड पढ़ने और समझने में आसान हो जाता है। हम फन शब्द का उपयोग करके एक फंक्शन बना सकते हैं, जिसके बाद फंक्शन का नाम आता है। तो इस उदाहरण में यह मेरा फंक्शन है, फिर खुले और बंद किए गए पैरेंथेसिस, और फिर फंक्शन की बॉडी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है। अब हम मुख्य फंक्शन से हमारे फंक्शन को सीधे कॉल करके चला सकते हैं, बस उसे खुले और बंद किए गए पैरेंथेसिस के साथ। अगर हम इसे चलाते हैं तो मेरे फंक्शन की बॉडी चलती है, इसलिए हम हेलो प्रिंट करते हैं। अगर हमें इस फंक्शन को कुछ इनपुट देना हो तो हम फंक्शन सिग्नेचर में पैरामीटर का नाम और प्रकार जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास नाम का एक पैरामीटर है और उसका प्रकार स्ट्रिंग है। फंक्शन के शरीर में हम पैरामीटर को साधारण वेरिएबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम उस इनपुट को println में डाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेन फंक्शन में जब हम मेरे फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें एक त्रुटि मिल रही है। यह इसीलिए है क्योंकि जो भी इस फंक्शन को इन्वोक करता है उसे सही संख्या और प्रकार के पैरामीटर देने की जिम्मेदारी होती है। चलो पैरामीटर के लिए स्ट्रिंग जे डाल देते हैं, और अगर हम इसे चलाते हैं तो अब हमें आउटपुट में हेलो जे दिखाई दे रहा है। हम फंक्शंस की दिखाई देने की सेटिंग भी ऐसे कर सकते हैं जिसे खास मानकर छिपा सकते हैं ताकि वे दूसरी क्लासेस या फाइलों से नहीं खोले जा सकें। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, तुम कैसा प्राइवेट मजा कर रहे हो? लेकिन ये विषय हम अगले वीडियो में देखेंगे। अंत में कॉटलिन में नुल का धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। नुल का मतलब होता है कोई मान नहीं होना, और अगर कोई चर बिना मान के रह सकता है तो हमें टाइप में प्रश्न चिन्ह जोड़ना होगा। इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम बायो वेरिएबल एक नलेबल स्ट्रिंग हो सकता है। तो इंस्टाग्राम पर अगर आपने बायो लिखा है तो इस वेरिएबल की वैल्यू एक स्ट्रिंग होगी, लेकिन अगर इसे सेट नहीं किया गया है तो यह नल होगा। याद रखने की जरूरी बात यह है कि हम किसी ऐसी चीज पर कोई मेथड्स कॉल नहीं कर सकते जो नल हो। इस समस्या को हल करने का एक तरीका यह है कि हम यह जांच लें कि क्या वेरिएबल नल नहीं है, और फिर इस इफ स्टेटमेंट के बॉडी में हम अब सुरक्षित रूप से हमें जो भी मेथड चाहिए वो कॉल कर सकते हैं। इस मामले में क्योंकि हम इंस्टाग्राम बायो को नल सेट कर रहे हैं, हम लाइन 3 पर दिए गए चेक को फेल कर देंगे, जिसका मतलब है कि जब हम प्रोग्राम चलाते हैं हमें खाली आउटपुट मिलता है। हालांकि अगर हम इंस्टाग्राम बायो को एक स्ट्रिंग में बदल देते हैं तो हम इफ स्टेटमेंट के बॉडी में चले जाएंगे, और इस तरह हम अपर केस ग्रोथ को प्रिंट कर रहे हैं। इसे करने का दूसरा तरीका यह है कि हम इस चेक के लिए एक संकेतिक रूप का उपयोग करते हैं जिसे क्वेश्चन मार्क डॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इंस्टाग्राम बायो के लिए सवाल चिन्ह डॉट से बड़े अक्षर में बदल दें। इसका मतलब है कि हम इस तरीके को इस वेरिएबल या इस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ तभी लागू करेंगे जब वह खाली नहीं होगा। तो अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अब हमें उच्चाक्षर में वृद्धि 2 बार प्रिंट हो रही है। यही कोटलिन का मूल भाग है। हमने वेरिएबल, ऑपरेटर, स्ट्रिंग, अगर की स्टेटमेंट, फॉर लूप और फंक्शंस के बारे में बात की। अगर आप कोटलिन के बारे में और अधिक जानने में रुचि है तो मुझे खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस वीडियो को पसंद करें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं अगले में आपसे मिलूंगा।